देखिए, आज मतलब परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे और हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो परिसंचरण तंत्र है मुख्य रूप से 3 चीजें उसमें भाग लेती है। कौन कौन सी थी? तो पहली थी आपकी रक्त, रुधिर, पढ़ चुके। फिर हमने पढ़ी थी वाहिनियां, जिसे शिरा धमनियां, वो भी हम पढ़ चुके। और लास्ट वाला जो पोर्शन बचा था वह आपका कौन सा बचा था? हृदय बचा था। तो पहले हम उसका 3D व्यू देख लेते कि आखिर हृदय जो है उसकी पोजीशन होती कहाँ है, उसके बाद उस वो फंक्शन कैसे करता है, हम उसके बाद वाली वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू बता दूं कि जो आपका हृदय है वह दोनों फेफड़ों के बीच, और थोड़ा अगर और करें, हम जूम करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि बाएं वाले पोर्शन के वहां पर, जिसे हम अगर मेजर करते हैं कि धक धक कहाँ कर रहा है, तो बाएं वाले हिस्से में ही हमारे जो फेफड़ों के पास जो हिस्सा है जिसे वक्ष गुहा कहते हैं, वहां आपको क्या मिलेगा? आपका हृदय मिलेगा। एक मुट्ठी, मतलब अगर ये आकार तो आपको बड़ा लग रहा है, वरना अगर हम देखें कि सामान्य पुरुष या जो मनुष्य होते हैं उसका जो हृदय है वह 300 ग्राम का है। और ये जो अगर हम मुट्ठी बनाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है बस इतना ही आपका क्या मिलता है? हृदय, मतलब इतना ही छोटा भाग है आपका। और कहाँ मिलेगा? तो ये तो दो आपके फेफड़े, और ये बीच वाला जो पोर्शन है जिसे वक्ष गुहा कहते हैं, और डायफ्राम के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेगा? ये हृदय देखने को मिलेगा। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपका हृदय है। एक फेफड़ा, और अगर इसको करें ठीक है, अब बच गया आपका हृदय। अगर इसे हम देखें कि पीछे से कैसे दिखता है, तो पीछे से कुछ ऐसा वाला भी, थोड़ा और पीछे देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हाँ, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है ना, और ये आपके स्केपुला है, पर लेकिन हम दूसरे वाले स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ेंगे तभी हम इसको पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ हर्ट पढ़ रहे हैं तो हम हर्ट की ही जानकारी लें। और ऐसा वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा, जो इसमें रेड और ब्लू कलर की चीजें दिखाई दे रही, ये रेड वाली और ये ब्लू वाली जो वेसल्स दिखाई दे रही है, यह वेसल्स रेड वाली जो है उसे धमनी कहते हैं, और जो ब्लू वाली है वो क्या है? शिराएं हैं। ये दोनों ही क्या काम करती? तो हमने देखा था कि जो धमनी होती है वो उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और जो शिराएं होती है, जो वेन्स होती है, उसमें अशुद्ध रक्त। और वह शिराएं कैसी दिखाई देती है? तो नीले रंग की दिखाई देती है, और जो आपकी लाल रंग की दिखाई देने वाली वह धमनी है। इतना हमने कर लिया था। फिर हमने देखा था कि जो हृदय होता है वो पंप करता है रक्त को, मतलब क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन है, और पंपिंग करके दो काम करता है। एक तो अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने का, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाए थे कि ये फेफड़े हैं, यहाँ पर देखिए, ये वाले जो पोर्शन है ये क्या है? आपके फेफड़े हैं। और इस फेफड़े में जो ये तो पिंजरा है रिब्स का, और उसके अंदर आपका हृदय है। तो फेफड़े तक पहुंचाने के लिए भी वेंस का भी काम पड़ता है और धमनी का भी काम पड़ता है। तो जो वेंस होती है, जो शिराएं होती है, वो क्या करती है? हृदय से अशुद्ध रक्त, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ले जाकर किसको दे देती है? फेफड़े को। और उधर से आते हुए धमनी जो क्या करती है? ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाकर किसको दे देती है? हृदय को दे देती है। हाँ, ये वाला नहीं चाहिए था, दूसरा वाला जो पहले देखा था। देखिए, अब यहाँ पर जो है आपकी दोनों ही धमनी और शिरा दोनों ही है। ये वाली भी फेफड़े, अभी फेफड़ा मैंने रफ कर दिया है, वरना ये फेफड़े से जुड़ी है और ये भी फेफड़े से जुड़ी है, मतलब दोनों ही फेफड़े से जुड़ी है। और दोनों ही क्या कर रही है? एक तो ऑक्सीजन वाला जो रक्त है ले जाकर हृदय को देगी, और दूसरा क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला
फेफड़े को दोगी। इतना हमें समझ आ गया है कि कौन लाना कौन ले जाना कर रहा है, और दो याद रखना है कौन कर रहा है, एक धमनी करती है और शिरा करती। फिर जब मैं हृदय पूरा पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा उल्टा पढ़ाऊंगी कि वेन नाम की जो एक फुफ्फुस शिरा है वह शुद्ध रक्त, उसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। और वहीं अगर पल्मोनरी धमनी का बात करें हम या फुफ्फुस धमनी की, तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जब मैं हृदय का डायग्राम बनाएंगे तब, पर अभी सिर्फ हमें यही समझना। उसी के साथ देखिए यहाँ पर एक ये वाली पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये हृदय से रिलेटेड है, इसको महाधमनी कहते हैं। अरोटा जिसे कहते हैं या ओर्टा जिसे कहते हैं। महाधमनी क्या करती है, हृदय से रक्त ले जाकर विभिन्न अंगों तक सप्लाई करती है, मतलब ऊपर वाले भाग में भी, शरीर के ऊपर वाले भाग और शरीर के नीचे वाले भाग में भी महाधमनी क्या करती है, विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करती है, तो ये आपका अरोटा या महाधमनी करती है। तो महाधमनी, हमें एक चीज याद रखनी की सबसे बड़ी धमनी तो महाधमनी, और करती क्या है, तो शरीर से विभिन्न या हृदय से विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य किसका है या जिम्मा किसका है, तो इसमें ये नीचे की ओर भी है, देखिए ये वाली भाग, और ये ऊपर की ओर भी होती है। बाकी जो छोटी मोटी जो है वो हम डायग्राम बना के समझ लेंगे, पर इतना समझ आया या नहीं कि हृदय कहाँ है और किस स्थिति में होगा। और अगर इसको हम पंप करेंगे तो ये ऐसा वाला पंप होगा, ठीक है, जिसमें कौन सा साउंड आता है, लबडब साउंड आता है। इसको थोड़ा रोक दो, अभी अलग से हो जाएगी। तो जो हृदय वाला भाग है जिसे हम, हाँ, कोई हार्ट कह रहा है, कोई हर्ट कह रहा है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हो सकते हैं आपके। तो हर्ट जो है वह कौन सा वाला भाग या उसे हम क्या कहते हैं, तो वह मस्कुलर या मांसपेशियों से बना एक भाग है, और इसकी जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों को विशेष नाम दिया जाता है, जिसे कौन से ऊतक कहते हैं, तो उसका नाम है जिसे हम कार्डियक टिश्यू, या हिंदी में भी आप कार्डियक ही याद रखें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कार्डियक ऊतक से मिलकर बना है, मतलब वह ऊतक जो सिर्फ हृदय में ही या हृदय को ही बनाते हैं, वही ऊतक कौन से हैं, कार्डियक टिश्यू या कार्डियक ऊतक कहलाते हैं। इसी ऊतक से एक वर्ड और आया है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसी वर्ड से एक और चीज आई है, ईसीजी, ईसीजी आपकी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो वही कार्डियो वर्ड किससे रिलेटेड या ईसीजी किससे संबंधित, तो वो भी किससे संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। तो पहले तो हम हार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हार्ट में ईसीजी का क्या काम है। तो सबसे पहला हृदय है आपका, हृदय यह रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूंगी कि परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले खोज किसने की, विलियम हार्वे, और कब की थी, तो 1628 में की थी। हृदय की संरचना और कार्यकी के अध्ययन के विज्ञान को हृदय विज्ञान या कार्डियोलॉजी, तो आप हृदय विज्ञान याद न रखकर कौन सी विज्ञान याद रखेंगे, कार्डियोलॉजी। आगे चलते हैं, हृदय की स्थिति, आकृति, माप और भार हमने 3D व्यू में भी देख लिया है। देखते हैं फिर भी, मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का देखा है, स्पंदनशील शंखाकार, मतलब शंख जो देखा है उसी आकार का देखा था, खोखला मासल, खोखला भी था, दिख भी रहा था जब 3D व्यू देखा था। तो यह दोनों फेफड़ों के बीच और कहाँ मिलेगा, वक्ष गुहा में, डायफ्राम के ठीक ऊपर, कि वह माशल भाग जो डायफ्राम के ठीक ऊपर वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है, वह क्या है, तो वह आपका हृदय है। इसकी लंबाई कितनी मिलेगी, 12 सेंटीमीटर, और साथ में चले तो इसका वजन कितना है, तो इसका कितना है, 300 ग्राम। नेक्स्ट है आपका जो हृदय है, यहां से पूछ लेते हैं, जैसे एक फेफड़े होते हैं तो फेफड़े के लिए भी पूछा जाता है कि वो उसके चारों ओर कौन सा आवरण पाया जाता है, वैसे ही हृदय का भी चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली हृदय आवरणी थैली, जिसे पेरिकार्डियल सेक या हृदय आवरण से घिरा रहता है। यह हृदय की जो आपका प्रीशियस ऑर्गन है, उस ऑर्गन की बाहरी आघातों से जो सुरक्षा प्रदान करता है, वह आवरण कौन सा है, तो वह आवरण कौन सा है आपका, पेरिकार्डियम आवरण कहलाता है।
क्लियर है कि हृदय की चारों, हृदय को चारों ओर से घेरे हुई झिल्ली का नाम क्या, तो या तो उसे हृदय आवरण कहें, पर हृदय आवरण हिंदी में भी लिखा हुआ नहीं मिलता, लिखा हुआ क्या मिलता है, तो पेरिकार्डियम लिखा हुआ मिलता है। फिर चलते हैं हृदय की कार्यविधि। उसी के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी फिर से कल वाला चीज कि आपका जो हृदय है और मनुष्य का जो हृदय है वो कितने कोष्ठों का बना है? 4 कोष्ठों का बना है। उसमें कुछ नाम होंगे, तो 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और 2 कौन से होते हैं, निलय होते हैं। तो कार्यविधि कैसे होते हैं उसके पहले हम संरचना देख लेते हैं कि हृदय कैसा दिखाई देता है। देख, हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा। ऐसा वाला भाग कुछ होता है, देखिए। अब हृदय के 4 कक्ष होते हैं 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। तो हम अगर इसमें देखें, हाँ बता रहे हैं कि कहाँ निलय और कहाँ आलिंद देखने को मिलेंगे आपको। पहला जो कक्ष है इसे मानिए आप, दूसरा कक्ष ये, तीसरा, और ये हुए आपका चौथा। और मासल भाग है तो ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला जो भाग है ये, तो ये समझे कि पूरा ऊतक से मिलकर बना है और हृदय की दीवारें यहां तक वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग है। 4 भाग हो गए, ये पहला चेंबर, ये दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर और चौथा चेंबर। हृदय के 2 भाग है, एक दायां भाग होता है और एक बायां भाग होता है, ये भी पता है। तो ये वाला जो भाग है, इस तरफ वाला भाग जो है आपका बायां कहलाता है, और ये वाला भाग ले लें हम दायां भाग। अब फिर से क्वेश्चन, ये जो ऊपर के 2 वाले जो पार्ट है, इन्हें हम ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। इंग्लिश माध्यम है तो उसे ऑरिकल और वेंट्रिकल, दाया बायां लिख दिया। तो अब मैं दाया आलिंद और दाया निलय नहीं लिखूंगी, समझ जाइएगा कि नीचे वाले ये बायां पोर्शन है, मतलब ये बायां निलय है और बायां आलिंद है। उस तरफ है तो ये दाया आलिंद है और दाया निलय है। 4 कक्ष क्लियर है कि 4 कक्ष आ गए। ये बीच में जो दीवार बनाई है, ये वाली जो है आपकी, इसको जो है यहाँ वाली को, ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं विभाजक।
इसे क्या कहते हैं? विभाजक, या एक और नाम दिया जाता है सेप्टा कहते हैं। कि दोनों कक्षों को या दोनों निलय को अलग करने के लिए जो दीवार होती है उस दीवार को क्या नाम दिया जाता है? तो या तो सेप्टा कहते हैं या क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ दो द्वार हैं, ये वाले भाग दिख रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है जब रक्त आए तो एक इधर आएगा और दूसरा इस तरफ आएगा, तो इन्हें कहते हैं वाल्व या कपाट। इनका क्या नाम है? कपाट या वाल्व कहते हैं। यह है त्रिवलयी कपाट, और यह कौन सा है? तो यहाँ होता है आपका द्विवलयी कपाट। ठीक है। बाएं वाले भाग में आपका O2 युक्त रक्त बहता है, मतलब कौन सा हो गया? शुद्ध। और जो दायां वाला भाग है उसमें कौन सा वाला रक्त बहता है? CO2 मतलब अशुद्ध रक्त। तो क्वेश्चन फिर कि दाएं वाले भाग में कौन सा रक्त रहता है? तो दाएं वाले भाग में CO2 युक्त मतलब अशुद्ध रक्त, और बाएं वाले भाग में शुद्ध रक्त बहता है। मतलब कहीं ना कहीं अब सबसे पहले ये तो पता चल गया इतना कि द्विकपाट और त्रिकपाट पता है, सेप्टा किसे कहते हैं, आलिंद और निलय क्या है, इतना क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा कार्यविधि की ओर कि मैं थोड़ा समझा भी देती हूँ ताकि पता चल जाए कि किसको क्या कर, हृदय में रक्त कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सबसे पहले बात करें हम कौन से वाले की? CO2 वाले। अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त है मतलब वो पहले शरीर से आएगा और फिर कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, आएगा। तो ये आएगा कहाँ से? तो जो आपका अशुद्ध रक्त है, यह अशुद्ध रक्त इस वाले चेंबर में सबसे पहले किस में आता है? आलिंद में। और कौन सा आलिंद? तो वही दायां लिख दिया है कि दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में जब रक्त आता है तो यह किसके द्वारा आता है? तो यह आता है आपके किसके द्वारा आता है? फुफ्फुस, हाँ फुफ्फुस धमनी लिखने वाली हूं मैं कि किसके द्वारा आएगा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ये एक चीज याद रखनी है। बाकी सभी में तो अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? किसमें बहता है? शिरा में। शिरा में बहता है सभी जगह, लेकिन जब फेफड़े हृदय में आने की जब बात होती है तो जब आपका रक्त एंट्री मारता है कहाँ पर? दाएं आलिंद में। तो किसके द्वारा मारता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। रक्त आ गया। अब ये जो रक्त है ये किसके द्वारा? त्रिवलयी कपाट जैसे ही यहाँ से आता है तो कहाँ जाता है? तो कहाँ जाता है? निलय में। और निलय में जाने के बाद रक्त कहाँ जाता है? तो इस वाले दीवार के थ्रू जो है आपका रक्त विभिन्न, ये यूं कहे कि फेफड़ों वाले भाग में, दो फेफड़े बना देती हूँ ऐसे वाले, किडनी जैसा बन गया है। हाँ कोई किडनी समझ लेगा कि मैडम किडनी में रक्त ले गए हैं, तो फेफड़े में जाता है। तो जो दायां वाला भाग है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इस वाले चेंबर से कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। अब शुद्ध होगा तो वहां से कौन सा वाला रक्त? फेफड़ों से O2 वाला शुद्ध रक्त। तो जो शुद्ध रक्त है आपका वो कहाँ जाएगा? यहाँ से आएगा और यहाँ से भी आएगा। और जैसे ही आता है तो वो पहले किस में आता है? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद के बाद कहाँ जाएगा? कपाट से होता हुआ कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। अब ये कपाट क्या करते हैं? जैसे कल भी मैंने बताया था कि शिरा में कपाट होते हैं और धमनी में कपाट नहीं होते। तो ये कपाट क्या करते हैं? तो जैसे ही रक्त आता है तो ये फ्लो खुल जाएंगे, लेकिन जब वो रिवर्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएंगे। बस वही बंद होने के लिए कि जब आता है तब तो ये खुल जाएंगे, लेकिन जब इसे वापस प्रेशर से इस वाले भाग में जाना है जाएगा और इस वाले भाग में जाएगा, तो यहाँ जाने के लिए क्या करेगा? ये वाले बंद, नहीं तो ये इधर फिर से चला जाएगा। तो इधर फिर से चला जाने के लिए कपाट क्या करते हैं? लॉक हो जाते हैं। लॉक हो गए और रक्त कहाँ चला गया? उस वाले भाग। सेम एज इट इज यहाँ भी होता है। रक्त आता है उस वक्त तो ये खुलते हैं, लेकिन जब इसको निलय से ऊपर जाना होता है या दूसरी जगह जाना होता है तो ये जो वाल्व है ये क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाए हैं? दो वाल्व भी लगाए हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं कि हार्ट बीट, लब-डब साउंड कैसे होता है। जैसा हमारा हार्ट जो होता है डब डब या धक धक, तो धक धक वक तो कोई पहचानता नहीं है ये बेचारा, ये लब-डब साउंड जानता है। अब
सबसे पहले जो आपका हृदय होता है वो संकुचाता है और फिर शीतलन अवस्था में आता है। संकुचन का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर शीतल होता है, मतलब शीतलन होता है, मतलब आराम अवस्था में आता है। जब आपके निलय संकुचाते हैं और संकुचाते हैं तो वहां एक साउंड बनता है, वही साउंड कौन सा कहलाता है? लब साउंड कहलाता है। कि जब निलय संकुचाते हैं तो कौन सा साउंड बनता है? निलय। अब देखो, अभी रक्त यहाँ भरा है और जैसे ही ये संकुचाते हैं तो रक्त ऊपर जाएगा दोनों में, जैसे ही संकुचाता है तो कौन सा? लब। और जब ये इकट्ठा होता है तो आलिंद वाले भाग फैल जाते हैं, और जब ये फैल जाते हैं तो दोनों में वापस क्या आ जाता है? रक्त आ जाता है। ये सारा काम एक साथ होता है। जैसे ही इसमें आया, ये वाला संकुचाया तो ये खाली हुआ, जैसे ही ये खाली हुआ तो एक और संकुचन या शीतलन, जब निलय शीतलन में आते हैं तो आपके जो ऊपर वाले आलिंद होते हैं ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब संकुचाते हैं। ये संकुचाएंगे तो यहाँ का रक्त कहाँ जाएगा? नीचे वाले में। जब ये संकुचाते हैं, ये शीतलन अवस्था में आते हैं, तब वहां एक साउंड और आता है जिसे डब साउंड कहते हैं। लब साउंड कब? निलय संकुचाएंगे तब। इस अवस्था को सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। और जब आपका आलिंद या यूं कहें कि निलय जब आराम में आएंगे तो वो डायस्टोल वाला होता है, और वहां जब साउंड निकलता है वो कौन सा निकलता है? डब। जो लब साउंड होता है उसको होने में 0.5 सेकेंड, और इसे डब साउंड को होने में 0.3 सेकेंड, और दोनों मिलाकर 0.8 सेकेंड में ये एक बार संकुचन और संकुचन की स्थिति में आपका हृदय हो जाता है। क्लियर है इतना? और जब एक और चीज बता देती हूँ, जब निलय संकुचाते हैं, मतलब जब निलय क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, तो शिरा धमनी में रक्त जाएगा, यहाँ से भी फ्लो होगा और यहाँ से भी फ्लो होगा। जब फ्लो होता है तो जो रक्त क्या करता है? जैसे ही आप पानी को अगर हम पाइप में डालते तो पानी प्रेशर करता है, अगर उसमें छेद कर दो तो नीचे ऊपर से भी एक धारा हो जाए, समझो कि ये नल है और इसमें से पाइप है और इसमें से पानी जा रहा है, तो जब पानी फ्लो में जाता है तब यहाँ पर अगर छेद कर दो तो वो प्रेशर, हमें पता चलता है कि पानी कितना प्रेशर लगा रहा था। वैसे ही जब निलय सिकुड़ते हैं तो शिरा और धमनी में रक्त चला जाता है, और जब वो रक्त चला जाता है तो धमनी और शिरा की जो वाल पर, या मुख्य कहें कि धमनी के वाल पर प्रेशर करता है, और प्रेशर करता है तो उसे ही रक्त प्रेशर या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये ज्यादा प्रेशर से जाता है, 5 सेकेंड लग रहे हैं इसको, मतलब ज्यादा प्रेशर से जाता है, तब जब ये संकुचाता है तो आपकी वाल पर जो प्रेशर बनता है वह कितना बनता है? तो 120 mmHg वाला बनता है कि हाई में कितना प्रेशर हो सकता है? ब्लड प्रेशर सामान्य मनुष्य का तो कितना हो सकता है? 120। अगर लो में पूछे कि जब ये आराम अवस्था में आता है तब आपकी धमनी पर रक्त के द्वारा कितना प्रेशर डाला जाता है, तब कितना डाला जाता है? 80। यही डालते हैं कि 120 mmHg हाई में हाई होता है, अगर इससे ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन जैसी संभावना हो जाती है, बोलते ना उच्च रक्त दाब हो गया है ना। और अगर इससे 80 से कम अगर प्रेशर डल रहा है, मतलब फ्लो कम हो रहा है, अगर यही नली फिर से पानी अगर कम फ्लो करे तो प्रेशर कम तो फ्लो कम जाएगा, फ्लो कम जाएगा तो धीरे सप्लाई होगा, और धीरे सप्लाई होगा तो रक्त भी धीरे, ऐसे ही रक्त को ही मान लो, और रक्त भी सप्लाई धीरे, मतलब इससे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर, और दोनों ही संभावना होती है। तो ये जो प्रेशर वाला जो सिस्टम है वो भी हमारे किस तंत्र से संबंधित है? हृदय वाले से ही संबंधित। को समझ आया कि कहाँ क्या काम हो रहा है? अब यहाँ पर 2 चीज और पूछ ली जाती है। एक पूछा जाता है ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यह जो नोड है इसकी पहली तो स्थिति पूछी जाती है, और ये स्थिति क्यों पूछी जाती है? तो ये जो ऐसे नोड होता है करता क्या है? क्या तंत्रिका तंत्र भी इससे रिलेटेड है? क्या हमारा ब्रेन जो वाला भाग है क्या इसको कंट्रोल कर रहा है? क्या सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है? हम क्या बोल रहे हैं वो भी कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है इसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो जो आपका ऐसे नोड है और वो बाएं आलिंद के यहाँ वाले हिस्से में कहाँ? यहाँ पाया जाता है, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। कि मनुष्य का पेस मेकर या हृदय का पेस मेकर किसे कहा है? तो किसे कहा है? ऐसे नोड को। और कहाँ स्थित होता है? तो बाएं आलिंद वाले भाग में स्थित होता है। यही क्या करता है? इसके यहाँ से बहुत सारी तंत्रिका तंत्र निकालता है और निलय के प्रंकुचन में यह मदद करता है। जैसे निलय सिंकुचाता है तो अपने आप सिंकुर आ रहा है क्या? तो वहां पर किसका कंट्रोल है? नर्व का कंट्रोल है। नर्व का कंट्रोल कौन करता है?
पेस मेकर करता है। और कौन सा वाला पेस मेकर? आपका एसए नोड वाला, कि साइनो ओरिकल नोड जो है वो पेस मेकर की तरह काम करता है और इसके शिथिलन और प्रंकुचन में जो मदद करता है या जो कंट्रोल करता है वो कौन सा नोड करता है? एसए नोड करता है। लेकिन आलिंद के लिए एक और नोड होता है जिसे हम एवी नोड कहते हैं। ठीक है, कि एवी नोड जो होता है वह आलिंद के प्रंकुचन के लिए, लेकिन क्वेश्चन आपको सिर्फ एसए नोड से ही आता है। तो आपको पेस मेकर का नाम याद रखना है और कौन से नोड का याद रखना है? एसए नोड का याद रखना है। कभी कभी जब हमारी वृद्धावस्था या बूढ़ी अवस्था वाला जो चलता है सिस्टम, तो उस समय हमारा हृदय सही काम नहीं करता है और बोलता है कि इसको पेस मेकर लगा है ना। मतलब ये पेस मेकर सही काम नहीं करता है, मतलब आपका जो हृदय है वो सही लबडब साउंड क्रिएट नहीं करता है, तब आपको आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। और वो लिथियम आयन बैटरी का लगा होता है और वो ईयर पर होता है। जैसे अगर 1 लाख का लगा तो 1 साल चल जाएगा, 5 लाख का लगा तो 5 साल तक। मतलब सोचो कि हमारा हार्ट लाखों में जिएगा फिर खर्च पर। तो बेहतर है कि हम कौन से वाले नोड को सही रख लें? ऐसे नोड को। और जब हमारा हृदय सही काम नहीं करता है तब ये बाहर से भी पेसमेकर लगाया जा सकता है। लेकिन एक कहानी और कि क्या जहां ऐसे नोड था क्या वहीं पेसमेकर लगता है क्या आर्टिफिशियल? तो ऐसा नहीं है, वो हृदय से बाहर वाले पोर्शन में लगता है, लेकिन कंट्रोल किस पर करता है? हृदय पर ही करता है। क्लियर है पेसमेकर का कामकाज? रक्त दाब वाला भी सिस्टम समझ में आया कि ये कैसे होगा? आप लिखा हुआ थोड़ा देख लेते ताकि जल्दी समझ में आ जाए आपको। देखिए, हृदय की कार्यविधि। हृदय प्रमुख कार्य बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को क्या करने का काम करता है? पंप। ये बता चुके हैं। अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा कहाँ ले जाया जाता है? पहुंचाया जाता है। कहाँ तक पहुंचाया जाता है? फेफड़ों तक पहुंचाया। हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाता है और इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय हर पल क्या करता है? सिकुड़ता और शीतलन करता है। सिकुड़ता मतलब निलय सिकुड़ेंगे, मतलब जिसे संकुचन कहते हैं, और शीतलन को क्या कहते हैं? प्रंकुचन कहते हैं, जिसे डायस्टोल, इसको सिस्टोल कहते हैं और इसको डायस्टोल कहते हैं। फिर चलते हैं, हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? प्रकुचन कहते हैं। और शीतलन या प्रसारण को अनुशीतलन या डायस्टोल कहते हैं। लगातार प्रंकुचन तथा अनुशीतलन से हृदय स्पंदन, ये याद रखिएगा कि हृदय स्पंदन मतलब जो लबडब साउंड क्रिएट होता है वही वाला सिस्टम आपका हृदय स्पंदन से संबंधित है। हार्ट बीट बनती है और स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 से 75 बार बनती है। वहीं एक और चीज लिखवा दो, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो हार्ट बीट होती है वह 150, मतलब 150 बार। 1 मिनट में कितनी बार? 150 बार लबडब वाला साउंड क्रिएट होता है। प्रकुंचन में हृदय का आयतन घट जाने से इसका रुधिर तीव्र वेग के साथ धमनियों में पंप होता है, अभी बताया। और इसी के विपरीत प्रसारण में हृदय का आयतन सामान्य हो जाने के कारण शिराओं में रुधिर इसमें आ जाता है और उसका जो शीतलन होता है तो प्रेशर कम पड़ता है। और कितना प्रेशर तक होता है? तो 80 mmHg। और हाई प्रेशर में कितना? स्वस्थ तो 120 mmHg। एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक के चक्र को हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। कार्डियक सर्कल मतलब समझ में आ गया होगा कि एक प्रकुंचन और एक शीतलन, फिर उसके बाद फिर से जब प्रकुंचन होगा तब वो पूरा सर्कल क्या कहलाएगा? कार्डियक सर्कल के नाम से जाना जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं हम पहले, फिर हम रक्तचाप वाले भाग में चलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, मनुष्य के हृदय को रक्त कोरोनरी धमनी, ये कोरोनरी धमनी क्यों लिखा है? तो यहाँ पर जब आपने सुना होगा हृदय घात है ना, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, बोलते हैं, तो जो आपका हृदय है ये सबको तो पहुंचा रहा है, रक्त सप्लाई कर रहा है, फेफड़ों तक भी जा रहा है और शरीर के विभिन्न अंगों तक भी जा रहा है, शुद्ध विभिन्न अंगों तक और अशुद्ध फेफड़ों को ले जा रहा है। तो क्या ये भी काम कर रहा है? तो इसको भी आवश्यकता है क्या रक्त की, कि इसके चारों ओर भी ये काम करता है, तो इसको भी तो सप्लाई चाहिए, शुद्ध और अशुद्ध रक्त। जब इसको सप्लाई जो करता है वो कौन सी धमनी करती है? कोरोनरी धमनी करती है। और जो यही कोरोनरी धमनी में जब किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है इसमें, तो इसका जो है, ये समझो कि ये येलो वाला कोलेस्ट्रॉल है,
ये कोलेस्ट्रॉल ऐसे जम जाएगा तो सबसे पहले तो जगह कम हो जाएगी रक्त फ्लो होने की, और हो सकता है ये कभी खुल जाए, जैसे पपड़ी के रूप में जमता है, और जब ये पपड़ी खुल जाती है तो पपड़ी क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक कर दी मतलब इसने ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ऑक्सीजन सप्लाई बंद मतलब हार्ट काम करना, और क्या हो गया, फिर ऑपरेशन। अगर सही समय पर आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हो तो मरीज को बचा लोगे, अन्यथा खत्म। क्लियर। फिर एक मशीन आती है उसी के साथ, मनुष्य के यकृत को रक्त कौन देता है, तो हेपेटिक धमनी। दोनों धमनी का याद रखना, कोरोनरी धमनी किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है, मतलब हृदय के को रक्त देना, और यकृत से हेपेटिक धमनी। फिर चलते हैं स्टेथोस्कोप, हृदय की आवाज सुनने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए वो डॉक्टर कान में लगाते हैं। और ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत। जैसे एक प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश का टकराकर वापस उसी माध्यम में, वैसे ही जो ध्वनि होती है, ध्वनि भी टकराकर हमें गूंज सुनाई देती है। तो उस वाले प्रिंसिपल या उस वाले सिद्धांत पर जो है आपका कौन काम करता है, स्टेथोस्कोप, जो कान में लगाकर वाला साउंड सुनते हैं, और वो धक धक वाला मतलब लपडप साउंड सुनने की प्रोसेस, जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसी के साथ एक और आता है स्पिग्नोमेनोमीटर। क्या पता है क्या किसी को, नहीं पता, तो वो ब्लड प्रेशर के लिए। तो पहले ऐसे नोट देख ले, एन साइनो ऑरिकुलर नोड, दाहिने आलिंद के दीवार में स्थित तंत्री कोशिका का समूह, जिसे पेसमेकर भी कहा है। फिर चलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस उपकरण द्वारा हृदय की धड़कन के दौरान विद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इसे ग्राफीय रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये शायद थोड़ा सा यहाँ बाया। अब देखिए ईसीजी का काम देख लेते हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे। कभी आपने टीवी वगैरह में या कंप्यूटर में या सीरियल वगैरह कभी देखे हो, तो वहां पर एक मरीज को लिटाया जाता है और वहां पर एक कंप्यूटर सिस्टम लगाया जाता है ना, और उस पर कुछ लाइनें बनी हुई रहती है ना, ऐसी वाली कुछ लाइनें होती है, फिर कुछ लाइन ऐसी होती है, और कुछ लाइन ऐसी हो जाती है। वो जो कंप्यूटर में ग्राफ रिकॉर्ड करता है आपके हृदय की धड़कन को, उसे ही हम ईसीजी वाला कहते हैं। कार्डियोग्राफ मतलब ग्राफ कि आपका हृदय कैसे काम कर रहा है। जब ऐसी कुछ लाइनें दिखती है, एक ऊपर नीचे और ऐसा कुछ, तो मतलब आपका हृदय नॉर्मल काम कर रहा है। जब ऐसा कुछ आने लगता है तो डॉक्टर भी घबराते हैं कि व्यक्ति बचेगा या नहीं, मतलब हमारा जो ईसीजी से पता चल जाता है कि हमारा हृदय सही काम कर रहा है या नहीं। और जब लाइन सीधी हो जाती तो डॉक्टर बोल देता है सॉरी, खत्म नहीं बोलता, सिर्फ सॉरी बोलता है, और हम सब समझ में आ जाता है। तो वही, तो ये जो ईसीजी है ये किसके लिए, कि आपका हृदय सही काम कर रहा है या नहीं। जैसे कभी हमें बीपी की या जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं तो उसको भी सजेस्ट किया जाता है कि एक बार तो ईसीजी करवा ले, है ना, कि ईसीजी करवा ले तो तेरे हृदय में क्या है सब पता चल जाएगा, मतलब क्या बीमारी है सब पता चल जाएगा। तो वही कि हृदय की धड़कन के दौरान और किससे, विद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि हृदय में कुछ, जैसे पेसमेकर खराब तो नहीं है, ऐसे नोड में कुछ खराबी तो नहीं है, अगर खराबी है तो उसे बदलवाना तो नहीं है, और बदलवाओगे तो फिर उसका ऑपरेशन होकर वो कहीं बैटरी के रूप में आपको स्टेबलाइज हो जाएगा। एक और चीज, जब बैटरी बताई थी तो ये कोई चार्जेबल बैटरी नहीं होती, जैसे हम मोबाइल को चार्ज कर लेते सॉकेट वगैरह लगे के, तो ये चार्ज नहीं है, इसीलिए रिप्लेस होती है। जितनी महंगी बैटरी उतना अच्छा लाइफ टाइम, नहीं तो रिप्लेस करवाना पड़ेगा। ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के कार्य तो क्या समझाना है आपको, आप सब फेमिलियर है इससे, कि जब तंत्र का पढ़ रहे हैं मतलब कार्य में सबसे पहला तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई, परिसंचरण तंत्र का पहला कार्य। दूसरा कार्य अगर देखें तो जो भी पाचन तंत्र के दौरान खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उन सबका सप्लाई भी किसके द्वारा, रक्त के द्वारा, और रक्त किसका भाग है, तो परिसंचरण तंत्र का। तो खाद्य पदार्थों को भी लाने ले जाने का काम भी किसका है, आपके परिसंचरण तंत्र। उसी के साथ आपका ताप का नियमन, कल मैंने बताया था कि कुछ जीवों में उष्ण रुधिर पाया जाता है और कुछ जीवों में कैसा रुधिर पाया जाता है, शीत रुधिर पाया जाता है। तो उष्ण रुधिर, मनुष्यों में भी उष्ण रुधिर तंत्र वाला सिस्टम, मतलब हम 0 डिग्री पोलर ध्रुव पे हैं या ध्रुवों पर हैं, तो कोई हमारा बॉडी का तापमान भी इतना 0 डिग्री नहीं होगा, मतलब हमारा नॉर्मल 37, मतलब हमारा जो रक्त है
वह क्या है, उष्ण रुधिर वाला है। तो यह जो आपका परिसंचरण तंत्र है सप्लाई के साथ साथ ताप का नियमन भी करता है। उसी के साथ और भी कुछ करता है क्या, तो हाँ जी ये करता है, ये हमारे शरीर में विभिन्न रोगाणु से भी हमारी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है इतना। ये वाला जो तंत्र था ये रुधिर परिसंचरण तंत्र था। जब नेक्स्ट जो तंत्र हम देखेंगे, देखो भोजन, जल, वायु और घावों के माध्यम से शरीर में पहुंचाने वाले विष पदार्थों को भी क्या करता है, निष्क्रिय करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ शरीर के ताप के नियंत्रण से में भी परिसंचरण तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। और फिर है आपका मनुष्य का लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ कैसे बनता है हमारे शरीर में, पहले हम वो देख लेते हैं। ये समझे आपके शरीर में धमनी है और इसमें रक्त प्रवाह हो रहा है। अब धमनी है तो कोई प्लास्टिक की तो धमनी है नहीं, ये भी किसी ऊतक या कोशिका की ही बनी है। तो जब ये यहाँ पर जो कोशिका है, इन कोशिका में से जब रक्त की कुछ मात्रा रिसकर कहा नीचे की ओर इकट्ठी जब हो जाती है तो एक नया तंत्र बन जाता है। और वही तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है, लसिका तंत्र। अब इस तंत्र में जो आरबीसी होती है वह तो नहीं निकल पाती है, लेकिन कौन निकल सकता है, डब्ल्यूबीसी। मुख्य रूप से अगर निकलती है तो कौन निकलता है, डब्ल्यूबीसी। मतलब जो लसिका तंत्र होता है, जो लसिका होती है वह हमारे शरीर का रंगहीन भाग है, और रंगहीन या फिर हल्का पीला भाग कह दो। और इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो किसकी मात्रा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है। करता क्या है यह, तो यह जो है हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं या जो पैथोजन जो होते हैं उनको किल करने का जो क्षमता रखता है वो कौन सा तंत्र रखता है, लसिका तंत्र। जो आपका ये वाला ऊपर वाला जो तंत्र है रुधिर का, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया है कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों ही काम करती है। लेकिन जो लसिका तंत्र है उसमें मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी होती है, और यही डब्ल्यूबीसी आगे चलकर, या यही लसिका तंत्र आगे चलकर इनकी कोशिका को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। और यही लिम्फोसाइट एक बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट की कोशिका होती है यह कोशिका ही एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। पहली चीज, बी लिम्फोसाइट किसका काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। टी क्या करती है, तो टी इसकी मदद करती है। टी में एक हेल्पर टी सेल होती है, कल भी डिस्कस किया था मैंने। और एक मेमोरी होती है, मेमोरी सेल होती है कि अगर एक बार ऐसा बोलते हैं कि जो छोटी माता बड़ी माता एक बार हो जाती है तो भविष्य में उसके बाद होने की संभावना कम होती। तो भैया ऐसा क्या हो जाता है, तो ये जो टी सेल है जब एक बार रोगाणु आता है आपके शरीर में तो वो मेमोराइज कर लेता है, क्या है पिछली बार आया था, तो वो आए उसके पहले उसको क्या कर देता है, बी लिम्फोसाइट को बोल देता है कि तू एंटीबॉडी बना, कोई रोगाणु आने ही वाले हैं अपने पास। और वैसे ही एंटीबॉडी बनती है तो दूसरी बार जब रोगाणु अटैक करते हैं तो उसको किल करके वहीं पर खत्म कर दिया जाए। पहली बार में क्यों नहीं हुआ ये सारा सिस्टम, तो पहली बार ये भी परिचित नहीं था तो टाइम लगा उसको एंटीबॉडी बनाने में। और जैसे एंटीबॉडी जब मेमोरी सेल के पास है तो वो दूसरी बार में हमें, और कभी कभी किसी को हो भी जाता है डबल, तो डबल मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। क्लियर है, लिम्फोसाइट समझ में आया, लिम्फ समझ में आया। लिम्फ से एक क्वेश्चन और पूछता है, रक्त तो हमारे दोनों तरफ बहता है, हृदय से अंगों तक भी पहुंचता है और अंगों से वापस हृदय तक भी जाता है, लेकिन लिम्फ का एक ही डायरेक्शन होता है, यह हमेशा ऊतक से हृदय तक ही प्रवाहित होती, मतलब इसका एक ही डायरेक्शन लसिका। क्लियर है, तो लसिका तंत्र जो है वह रंगहीन और हल्का पीला भाग है, और यह हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। और इसकी हर एक कोशिका को क्या नाम दिया जाता है, लिम्फोसाइट। उसी के साथ इसमें और भी अंग मिलकर बना होता है, लसिका कोशिका, लिम्फ कैपिलरी या लिम्फोसाइट कहते हैं इसे, लसिका वाहिनी या लिम्फ वेसल जिसमें लिम्फ बहेगा, लसिका गांठें, कहीं कहीं पर लिम्फ ज्यादा जगह इकट्ठा हो जाता है उसे लसिका गांठ कहते हैं। और लसिका अंग लिम्फ ऑर्गन भी होते हैं जहां लिम्फ बनता भी है। आपने एक थाइमस ग्रंथि का नाम सुना होगा कि वो बचपन में तो बढ़ती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो लसिका ग्रंथि क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। और वही आपका मुख्य रूप से कौन सा अंग है, लसिका अंग के नाम से भी जाना जाता है।
बता दिया है ये। यहाँ चल लेते हैं थोड़ा सा। स्पिग्नोमेनोमीटर रक्तदाब मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना? 120, अधिक में अधिक और कम में कम 80 mmHg। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे और 1628। उसी के साथ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूंगी आपको। एक क्वेश्चन पूछा था कि रक्त जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्त दाब की प्रॉब्लम होती है, उसे डॉक्टर न खाने की सलाह देता है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखा था सोडियम, क्लोरीन, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, सल्फर वगैरह। तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि जिसको हाइपरटेंशन की शिकायत होती है, जिसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना होती है, उसे डॉक्टर नमक कम खाने की सलाह देता है। और नमक कम खाने की सलाह देता है मतलब वो किसकी बात कर रहा है? NaCl की। और वो मुख्य रूप से किसकी बात कर रहा है? Na मतलब सोडियम की। मतलब जब आपको हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर किसकी खाने की कम, मतलब कि कम खाइए नमक। और ये जो नमक अधिक खाता है उसको जो नमक अधिक खाता है उसको डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि भैया तेरा बीपी बढ़ रहा है, अब तू नमक क्या करे? कम खाए। तो मेरा भी आपको सजेशन है कि अगर आप में से कोई कि एक्स्ट्रा अगर डाल रहे हैं और ऊपर से जब कच्चा नमक डालते हैं तो वह ना डाले, वह आपकी सेहत के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। उसी के साथ एक और चीज, अगर हम अधिक खाना खा लेते हैं तो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो जाती है। और अगर उपवास रख लेते हैं तो हाइपोटेंशन मतलब निम्न रक्तचाप जैसी संभावना हमें हो सकती है। बाकी टेंशन से सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे देखेंगे।